जी, चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रिपल ए सिलेबस का। ऑडिट रेगुलेशन। ऑडिट रेगुलेशंस क्या होती हैं? रेगुलेशंस रूल्स, पॉलिसी, स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए जाएंगे? ऑडिट प्रोफेशन के लिए रेगुलेशन क्यों बनाए जाएंगे? चेक एंड बैलेंस के लिए और स्टैंडर्डाइज करने के लिए वर्क ऑफ ऑडिट को, और क्लैरिटी के लिए ऑडिटर को डिफाइन करने के लिए कि क्या टू डू है, क्या टू डू नॉट है। और पास्ट में कुछ एनरॉन टाइप स्कैंडल्स हुए हैं, कॉर्पोरेट फेलियर्स हुए हैं, तो उस तरह के फेलियर्स को अवॉइड करने के लिए रेगुलेशंस बनाए गए हैं। क्या ख्याल है? एनरॉन में ऑडिटर भी साथ फ्रॉड में इन्वॉल्व हो गया था, तो दोबारा ना इन्वॉल्व हो सके, वैसी हरकतें दोबारा ना हो सकें, इसलिए ऑडिट रेगुलेशन बनाए गए। ऑडिट रेगुलेशन तीन तरह से बनाए जाते हैं: सेल्फ रेगुलेशन, इंडिपेंडेंट रेगुलेशन, इंटरनेशनल रेगुलेशन। मीन ऑडिटिंग प्रोफेशन को तीन तरह से रेगुलेट किया जाता है: सेल्फ रेगुलेशन, इंडिपेंडेंट रेगुलेशन एंड इंटरनेशनल रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या है कि हर कंट्री की गवर्नमेंट अपने कंट्री के अंदर जो ऑडिटर ऑपरेट कर रहे हैं उनको खुद से रेगुलेट करेगी। कैसे करेगी? अपना एक इंस्टीट्यूट बना देगी, लाइक पाकिस्तान में ICAP बना दिया गया है, जो क्या कर रहा है? सेल्फ रेगुलेट कर रहा है। मीन लाइक गवर्नमेंट इस कंट्री में जितने भी ऑडिटर हैं उनको खुद रेगुलेट कर रहे हैं। ये क्या है? सेल्फ रेगुलेशन। मीन कंट्री की गवर्नमेंट के थ्रू ऑडिटिंग प्रोफेशन की रेगुलेशन होना, ये क्या है? सेल्फ रेगुलेशन। लेकिन इसमें कुछ मसले, कुछ कंट्रीज लाइक पाकिस्तान बड़ी अच्छी गवर्नमेंट, बड़ी ऑनेस्ट गवर्नमेंट, रूल्स रेगुलेशन खुद भी फॉलो करते हैं, तो आगे ऑडिटिंग प्रोफेशन में भी फॉलो करवाएंगे। और कुछ कंट्रीज की गंदी गवर्नमेंट, करप्ट गवर्नमेंट लाइक UK, USA, खुद रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, तो ऑडिटिंग प्रोफेशन भी अच्छा रेगुलेट नहीं होता। क्या ख्याल है? ऐसी बात है ना? उल्टा दो, पाकिस्तान की जगह पे UK, USA लगा दो और UK, USA पे पाकिस्तान लगा दो। अब अगर सपोज ACCA के लोग UK, USA में बड़ा अच्छा गवर्न हो रहे हैं, रेगुलेट हो रहे हैं, पाकिस्तान में चूँकि गवर्नमेंट ही वैसी है, तो लोग भी फिर अंदर ऑडिटर भी पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे, तो अच्छे रेगुलेट नहीं हो रहे। क्या ख्याल है? नाम किसका बदनाम हो रहा है? ACCA का। तो क्या किया? ACCA ने अपने मेंबर्स को, अपने ऑडिटर्स को खुद से रेगुलेट करना शुरू कर दिया, और वो जो बॉडी वाइज रेगुलेशन स्टार्ट होगी वो क्या है? इंडिपेंडेंट रेगुलेशन। मीन बॉडी ने अपने कुछ कोर्स डिफाइन कर दिए, भाई मेरे ऑडिटर, मेरी बॉडी के साथ आपने अगर रजिस्टर्ड रहना है तो आपको ये कोर्स फॉलो करने हैं, चाहे आप दुनिया में जहाँ मर्जी ऑपरेट करो, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट जैसे मर्जी रेगुलेट करे, मैं खुद से रेगुलेट करूँगी आपको। सो जो बॉडी वाइज कंप्लायंस है रेगुलेशन की, वो क्या है? इंडिपेंडेंट। कंट्री की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली या लोकल ऑफिस के अकॉर्डिंगली वो क्या है? सेल्फ रेगुलेशन। लेकिन इंडिपेंडेंट रेगुलेशन भी मसले आना शुरू हो गए। अब डिफरेंट बॉडीज हैं, तो डिफरेंट उनकी रेगुलेशन है ऑडिटर की, मीन स्टैंडर्ड डिफरेंट है। अब एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके आगे डिफरेंट सब्सिडरीज हैं, एक सब्सिडरी का ऑडिट सपोज ACC वाले कर रहे हैं, एक का ऑडिट सपोज ICAP वाले कर रहे हैं, तो दोनों के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, हार्मोनाइजेशन नहीं है। तो फिर क्या हुआ? अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है IFAC के नाम से, उसने पूरी दुनिया की अकाउंटेंसी ऑडिटिंग बॉडीज को इकट्ठा किया और चीज़ पे एग्री किया कि जब हम मल्टीनेशनली ऑपरेट कर रहे हैं तो ये हमारी रेगुलेशन कंट्री टू कंट्री या बॉडी टू बॉडी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, हमें एक ही तरह के कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद से क्या हुआ? IAS, IFRS या ISAs की कंप्लायंस स्टार्ट हो गई। मीन अब रेगुलेशन किसके अकॉर्डिंगली हो रही है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली। बेसिकली ये जो IFAC है, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंटल अमेरिका में ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रोफेशन को हेल्प करना, कैसे? स्टैंडर्ड डिफाइन करके। इसके अंडर एक बोर्ड काम करता है जिसे नाम दिया गया है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसका काम है इशू करना क्या? IAS, जिनके नाम अब चेंज होके क्या हो रहे हैं? IFRS। एक और बोर्ड इसके नीचे काम करता है जिसका नाम है IAASB,
हमारा ये जो पेपर है ये ऑडिट है या ऑडिट एंड एश्योरेंस है? ऑडिट एंड एश्योरेंस। तो ये क्या है? इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसका काम क्या है? इशू करना ISAs। क्या क्या? सो ISAs, IAS, IFRS के अकॉर्डिंग जो रेगुलेशन है ये क्या है? इंटरनेशनल रेगुलेशन। सो ISA कौन इशू करता है? IAASB। IAASB जब भी कोई ISA इशू करता है तो साथ उसके इशू करता है IAPS भी। IAPS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट मीन ये क्या है? गाइडलाइंस है अबाउट हाउ टू अप्लाई दैट स्टैंडर्ड। मीन जब भी कोई स्टैंडर्ड इशू किया जाएगा तो उसके साथ उसकी एक नोटबुक, गाइड बुक भी इशू की जाएगी कि स्टैंडर्ड को अप्लाई कैसे करना है। उस गाइड बुक को क्या नाम दिया जाता है? IAPS। और IAPS, ISAs दोनों कौन इशू करता है? IAASB। क्या ख्याल है? सो IFAC के अंडर दो बोर्ड काम कर रहे हैं, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने के लिए, एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू करने के लिए। IFAC के अंडर एक और भी बोर्ड काम करता है जिसे नाम दिया जाता है TAC, स्टैंड्स फॉर ट्रांसनेशनल ऑडिट कमेटी। ट्रांसनेशनल ऑडिट कमेटी। ट्रांसनेशनल ऑडिट बोलते हैं ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ वन कंट्री इज कॉल्ड ट्रांसनेशनल ऑडिट। इन हम पाकिस्तान से उठ के जाके इंडिया में अगर ऑडिट करेंगे तो ये क्या है? ट्रांसनेशनल ऑडिट। अब इंडिया में लॉ रेगुलेशन डिफरेंट हो सकते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड डिफरेंट हो सकते हैं, इवन अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता चला रहा कि कैसे मैं वहाँ पे काम करूँ ड्यू टू दीज डिफरेंट लॉ रेगुलेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, तो आप हेल्प ले सकते हो IFAC से। कहाँ से लोगे वो हेल्प? आप TAC से लोगे। इस TAC को FOF, फोरम ऑफ फर्म्स का नाम भी दिया जाता है। फोरम ऑफ फर्म्स का मतलब क्या है कि इसके अंदर दुनिया की जो टॉप फर्म्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव वॉलंटरली अवेलेबल हैं, किस लिए? ऑडिटिंग प्रोफेशन की हेल्प के लिए। और किस चीज़ में हेल्प देंगे? ट्रांसनेशनल ऑडिट में अगर कोई मसले आपको फेस करना पड़ रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प देंगे। सो IFAC के अंडर IASB, IAASB भी काम करते हैं और एक ट्रांसनेशनल ऑडिट कमेटी भी काम करती है जो ऑडिटिंग प्रोफेशन को वॉलंटरली हेल्प प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग ट्रांसनेशनल ऑडिट प्रॉब्लम्स। इस TAC को FOF, फोरम ऑफ फर्म्स का नाम भी दिया जाता है। क्लियर होती है यहाँ तक चीज़ें? चलिए एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं, क्लैरिटी प्रोजेक्ट। ISAs की अगर हम बात करें तो बिफोर December 09 and after December 09, बिफोर December 09 ये जो ISAs हैं ये होते थे प्रिंसिपल बेस्ड। आफ्टर December 09 इनको बना दिया गया है रूल बेस्ड। क्या डिफरेंस होता है प्रिंसिपल बेस्ड और रूल बेस्ड अप्रोच में? कि प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच क्या है? कंप्लाई और एक्सप्लेन अप्रोच। मतलब क्या हुआ कि रूल्स बना दिए गए हैं जो आपको फॉलो करने हैं, लेकिन अगर कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा तो आप जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन दे के नॉन कंप्लायंस कर सकते हो। जबकि रूल बेस्ड क्या है? स्ट्रिक्ट लेजिस्लेटिव अप्रोच के रूल्स बना दिए गए हैं जो आपको फॉलो करने हैं, कोई लीनियंसी, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। नॉन कंप्लायंस की सूरत में आपको सीरियस एक्शन फेस करना पड़ेंगे।
सो ISAs बिफोर दिसंबर 09 होते थे प्रिंसिपल बेस्ड, इनमें एक वर्ड यूज किया जाता था ऑडिटर शुड डू दिस, ऑडिटर को ये करना चाहिए। ऑडिटर कहता था चाहिए, तो कुछ ऑडिटर स्टैंडर्ड के सारे रूल्स फॉलो कर लेते थे, कुछ 2 फॉलो करके बाकी जस्टिफिकेशन दे दी। फिर क्या किया गया 2009 में, इन्हें बना दिया गया रूल बेस्ड, मीन वर्डिंग जो है वो क्लियर कर दी गई, ऑडिटर शैल डू दिस, ऑडिटर ये करेगा या ऑडिटर को ये करना है, और अब कोई लीनियंसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ये जो रूल बेस्ड बनाया इन स्टैंडर्ड्स को, इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज क्या हो सकते हैं? एडवांटेज क्या हो सकते हैं? क्लैरिटी, ऑडिटर को क्लियर हो गया भाई मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। हार्मोनाइजेशन, मीन अब सारे ऑडिटर जो है वो एक ही तरह की कंप्लाइंस करेंगे, ये नहीं कि कोई 2 फॉलो कर रहा है, कोई 4 फॉलो कर रहा है, कोई 10 फॉलो कर रहा है और अपनी अपनी जस्टिफिकेशन दिए जा रहे हैं, नहीं। साथ क्या हुआ, बॉडी के लिए अब चेक एंड बैलेंस जो है वो भी इजी हो गया, मीन रिव्यू ऑफ वर्क जो है वो भी इजी हो गया, कि अब इजीली पकड़ा जा सकता है कौन स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। पहले पकड़ना मुश्किल था, क्यों? किसी ने एक रूल फॉलो किया, बाकी 9 के लिए सपोज जस्टिफिकेशन दे दी। लेकिन साथ कुछ मसले भी हैं। मसले क्या हो सकते हैं? कॉस्ट हो सकती है, ओवर कंप्लायंस, मीन एक छोटी कंपनी जिसका शायद 2 रूल से ही ऑडिट हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड कह रहा है आप 10 के 10 फॉलो करने हैं, तो उसे इस सूरत में क्या हुआ, ओवर कंप्लायंस जो कॉस्टली पड़ी। ना सिर्फ ओवर कंप्लायंस, अंडर कंप्लायंस का इशू भी आया। क्यों? जब आप रूल्स स्ट्रिक्ट करते हो तो एक नॉर्मल सिचुएशन को माइंड में रखते हुए करते हो, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स ग्रुप है जिसका आपने ऑडिट करना है और स्टैंडर्ड पहले वो डिटेल प्रोसीजर बताता था परफॉर्म करने, अब वो है नहीं, तो सूरत में क्या हुआ, अंडर कंप्लायंस का इशू भी आ गया। ओवर ऑडिटिंग या फिर अंडर ऑडिटिंग भी इसे कह सकते हैं। कंप्लायंस की बजाय अगर आप वर्ड ऑडिटिंग का वर्ड यूज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और क्या हुआ, स्टॉप हो गई क्या ऑडिटर की सेल्फ लर्निंग, क्या स्टॉप हो गई ऑडिटर की सेल्फ लर्निंग। कैसे? कि पहले ऑडिटर जब 2 रूल फॉलो कर रहा है, बाकी 2 फॉलो नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा तो उसकी जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन देनी है। ऑडिटर देखता था क्या रूल है और इसकी क्या प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो सकती है जिससे मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, दिस मीन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता था रूल्स को। अब क्या करना है, बस आंखें बंद करके टिक 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 फॉलो करना है, बगैर सोचे समझे कि ये रूल क्या है और क्यों है, क्या इसकी कोई रीज़न हो सकती है फॉलो करने की। मीन ऑडिटर की शेप में गधे प्रोड्यूस होना शुरू हो गए, सेल्फ लर्निंग स्टॉप हो गई। तो कुछ फ़ायदे भी हैं रूल बेस्ड के, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। अब कहते हैं ये जो रूल बेस्ड अप्रोच बनाई गई, इसका कुछ इम्पैक्ट भी आया ऑन ऑडिट प्रोफेशन। क्या इम्पैक्ट आया ऑन ऑडिट प्रोफेशन? एक ऑडिटर पहले सारी ज़िंदगी सपोज एक स्टैंडर्ड के 10 रूल थे, 3 फॉलो करके ऑडिट करता आ रहा था, 7 की ऑलवेज जस्टिफिकेशन देता था। लेकिन अब स्टैंडर्ड ने कह दिया सारे के सारे फॉलो करने, तो सारे के सारे फॉलो करने पे क्या आएगा, स्टाफ को सिखाना पड़ेगा ना बाकी 7 रूल कैसे अप्लाई करने हैं। तो उससे क्या हुआ, ट्रेनिंग नीड जो है वो इंक्रीज़ हो गई। ना सिर्फ ट्रेनिंग नीड इंक्रीज़ हुई, उससे क्या हुआ, साथ ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज़ हो गई। पहले ऑडिटर क्या करता था, 3 रूल्स फॉलो करके ऑडिट करता था, अब 10 रूल फॉलो करने हैं, तो 10 रूल फॉलो करने पे टाइम स्टाफ ज़्यादा लगेगा, उससे ऑडिट की कॉस्ट ज़्यादा आएगी।
क्या ख्याल है? ऑडिट कॉस्ट आपने किसको चार्ज करनी है? ऑडिट कॉस्ट किसको चार्ज करनी है? क्लाइंट को। मीन उससे क्या हुई? इंक्रीज हो गई क्या? ऑडिट फी। तो क्लाइंट ने क्या किया? उसने समझा शायद ये ऑडिटर बहुत ही ज़्यादा भाव खाने लग गया। तो उसे तो नहीं आप बता सकते भाई मैं पहले 3 रूल फॉलो करता था अब 10 करूँगा। तो क्लाइंट ने क्या किया? अपने ऑडिटर चेंज करना शुरू कर दिया। ऑडिटर चेंजिंग। जिससे ऑडिट प्रोफेशन जो है वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब भी हुआ। तो आने वाला ऑडिटर भी शायद उतने ही पैसे मांगेगा जितने हम मांग रहे थे, लेकिन एक दफ़ा क्लाइंट हमसे लूज़ हो गया और एक क्लाइंट लूज़ हो गया, नया क्लाइंट अल्टीमेटली अच्छा खासा एक्सपेंस आता है पहली दफ़ा किसी कंपनी का ऑडिट करने पे। क्यों? सिस्टम आपको अंडरस्टैंड करने की कॉस्ट टाइम बेयर करना पड़ती है। तो कुछ इम्पैक्ट भी थे इस रूल बेस्ड अप्रोच के। और यहाँ तक हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो गया। बस यही था। अब चैप्टर 2 ख़त्म करते हैं। टोटल 14 चैप्टर्स हैं। 9 और 13 हमारे रिकवर कर चुके हैं। 1 अभी हमने कर लिया, 2 भी अभी कर लेंगे, 4 हो गए। पीछे कितने रह गए? 10 चैप्टर और रह गए। कुछ भी नहीं, इतना सा ट्रिपल ए है, क्या हो गया? चलिए जी, चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। लॉ एंड रेगुलेशंस। कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस? क्लाइंट कंपनी के लॉज एंड रेगुलेशंस। अब ऑडिटिंग लॉ रेगुलेशंस नहीं, क्लाइंट कंपनी जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं उसके लॉज एंड रेगुलेशंस। क्या ख्याल है? सो कंपनी के जो लॉ एंड रेगुलेशंस हैं उनको कंप्लाई करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंपनी लॉ रेगुलेशंस को कंप्लाई करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंपनी की मैनेजमेंट की। क्या ख्याल है? उसके लिए कंपनी ने क्या करना है? अपना एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करना है ताकि लॉ रेगुलेशन की कंप्लायंस इंश्योर हो सके। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करने के लिए इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है। इंटरनल ऑडिटर अपना काम प्रॉपर्ली कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए एक ऑडिट कमेटी भी इस्टेब्लिश करनी है। क्या ख्याल है? एक कंपनी अगर लॉ रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं करती तो क्या हमें ऑडिटर को कोई मसला है? क्या मसला है? कंट्रोल्स वीक होंगे, लॉ रेगुलेशन की कंपनी कंप्लायंस नहीं करती तो शायद कोई अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पर IAS 37 प्रोविजन या कंटीजेंट लायबिलिटी। और अगर कंपनी उसकी अकाउंटिंग ही नहीं करती तो उस सूरत में मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकती है। इसलिए ऑडिटर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं रिगार्डिंग नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टू NOCLAR. NOCLAR stands for non-compliance with law and regulation. Non-compliance with law and regulations. सो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पर ISA 250 ऑडिटर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी? ऑडिटर को क्या करना है? ऑब्टेन करना है नॉलेज अबाउट लॉ एंड रेगुलेशंस रिक्वायर्ड बाय द क्लाइंट कंपनी। कि क्या लॉ रेगुलेशन कंपनी को कंप्लाई करना ज़रूरी है, उसका हमने नॉलेज लेना है। क्यों? अगर हमें पता ही नहीं है क्या लॉ रेगुलेशन है तो उसकी नॉन कंप्लाइंस अगर हो भी रही है तो फिर हमसे आइडेंटिफाई नहीं होगी। इसलिए हमने क्या करना है? नॉलेज लेना है।
साथ हमने क्या करना है, इंश्योर करनी है कंप्लायंस, मीन देखना है कंपनी लॉ रेगुलेशन की कंप्लायंस कर रही है या नहीं कर रही, ये भी इंश्योर करना है। साथ हमें क्या करने हैं, ऑब्टेन करने हैं एविडेंस, किस चीज के, नॉन कंप्लायंस के, कंप्लायंस के नहीं, नॉन कंप्लायंस के। क्यों, कंप्लायंस हो रही है तो उससे तो हमें मसला ही नहीं है, हमें मसला किस चीज से है, नॉन कंप्लायंस से। तो इसलिए नॉन कंप्लायंस के हमने एविडेंस लेने हैं। क्यों, अगर उसकी अकाउंटिंग ही नहीं हुई तो हमने अपनी ओपिनियन को जस्टिफाई करना है, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे, एविडेंस की बेस पर। क्या ख्याल है? इसके अलावा हमने क्या करना है, हमने देखना है कि कंपनी को अगर कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत थी तो लाइसेंसेस जो हैं वो कंपनी ने ऑब्टेन किए हुए हैं। क्यों, अगर बगैर लाइसेंस के कंपनी काम किए जा रही है तो दिस मीन क्या कर रही है, नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन कर रही है। क्या ख्याल है? इसके अलावा हमने क्या करना है, हमने अगर कोई नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन है तो उससे रिलेटेड हर ऑडिट के एंड पे ऑब्टेन करनी है एक रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट भी। कि इस पेज पे लिख के साइन कर दो कि अगर कोई नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन थी तो आपने ऑडिटर के नॉलेज में भी दे दी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिफ्लेक्ट भी कर दी है। सो नॉलेज लेना है लॉ रेगुलेशन का, कंप्लायंस इंश्योर करनी है, एविडेंस लेने हैं नॉन कंप्लायंस के, इंश्योर करना है कि लाइसेंसेस हैव बीन ऑब्टेन्ड, और ऑब्टेन करनी है रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट रिगार्डिंग knowledge of non-compliance with law regulation to auditor and in the financial statement। क्या ख्याल है? पर ISA 250 हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब अगर ऑडिटर को कोई नॉन कंप्लायंस लॉ रेगुलेशन मिलती है तो क्या करना है, किसे रिपोर्ट करना है? पहले दो चार्ट विद गवर्नेंस को किसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट करें। अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट नहीं करते तो फिर किसको रिपोर्ट करना है, शेयर होल्डर को बाय क्वालिफाइंग ऑडिट रिपोर्ट। दो हमें क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना है, मेन क्लाइंट की बातें कहीं दुनिया में डिस्क्लोज नहीं करनी, लेकिन अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है तो फिर हमें थर्ड बॉडी लाइक किसी बॉडी को भी रिपोर्ट करना है, थर्ड पर्सन को भी रिपोर्ट करना है। लाइक मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड लेजिस्लेशन बना हुआ है कि अगर ड्यूरिंग ऑडिट आपको आपका क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नज़र आता है तो आपने क्या करना है, किसी लीगल बॉडी को रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्टिंग पहले दो चार्ट विद गवर्नेंस को है इन राइटिंग, अगर वो ठीक नहीं करते तो शेयर होल्डर को है बाय क्वालिफाइंग ऑडिट रिपोर्ट। हाँ, थर्ड पार्टी को भी हो सकती है अगर लीगल रिक्वायरमेंट है, लाइक इन केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन। क्लियर होती बात? वो अल्टीमेटली मिस स्टेटमेंट की बेस पर हम बताएंगे मिस स्टेटमेंट है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है कि पेज पे लिख के साइन कर दो जितनी भी नॉन कंप्लायंस लॉ रेगुलेशन थी ऑडिटर के नॉलेज में भी दे दी गई है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज भी कर दी गई है। ये हर ऑडिट के एंड पे हमने कंपल्सरी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है। क्यों, ये मैटर नॉन ओनली टू मैनेजमेंट है, मैटर नॉन ओनली टू मैनेजमेंट, हमने उसकी एग्जाम्पल में कहीं पे डिस्कस किया था ये। अब यहाँ से हमारे पास एक टॉपिक और निकल आया, मनी लॉन्ड्रिंग। क्या होती है मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करना मनी लॉन्ड्रिंग है, या इलीगल सोर्सेज के थ्रू जो मनी जनरेट की गई है उसको लीगल मनी में कन्वर्ट करना मनी लॉन्ड्रिंग है। क्या कहना? वो कहता है कि किसी की प्रॉपर्टी को इलीगली अपनी पोजेशन में लेना मनी लॉन्ड्रिंग है। किसी की प्रॉपर्टी को अपनी पोजेशन में लेना मनी लॉन्ड्रिंग है। एक होती टैक्स सेविंग और एक है टैक्स इवेजन। ये जो टैक्स इवेजन है ये मनी लॉन्ड्रिंग है। क्यों? वो जो टैक्स आपने चोरी किया किसकी प्रॉपर्टी थी?
गवर्नमेंट की, तो ये क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग। क्या ख्याल है? इलीगली किसी की प्रॉपर्टी को अपनी पोजेशन में लेना, इलीगल सोर्सेज से मनी जनरेट करना, या ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना, जब कहते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करना या उनसे कोई बेनिफिट लेना, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग है। टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करना या उनसे कोई बेनिफिट लेना, मनी लॉन्ड्रिंग। मीन हम अगर अलकायदा को डोनेशन देते हैं तो अलकायदा ऑल ओवर द वर्ल्ड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन हो चुकी है, तो हम क्या कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। यूके के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को एक सीरियस क्रिमिनल एक्ट कंसीडर किया जाता है, और जो बंदा मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व पाया जाता है उसको अप टू 14 ईयर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। इसलिए यूके में एक यूके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन डिफाइन किया गया है। यूके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन डिफाइन किया गया है, जिसके अकॉर्डिंगली एक अकाउंटेंसी बिजनेस या एक ऑडिट फर्म को कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। एक अकाउंटेंसी बिजनेस या ऑडिट फर्म को क्या करना है, कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं कि एक अकाउंटेंसी बिजनेस या ऑडिट फर्म को अपनी फर्म के अंदर एक पर्सन जो है वो अपॉइंट करना है एज ए मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर, MLRO स्टैंड्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर। मीन अपनी फर्म के स्टाफ में से किसी एक बंदे को आपने MLRO नॉमिनेट करना है, जिसका काम क्या होगा कि अगर ड्यूरिंग ऑडिट कोई क्लाइंट आपका मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व पाया जाता है तो आपने किसी बॉडी को रिपोर्ट करना है। तो बॉडी को फर्म के बिहाफ पर कौन रिपोर्ट करेगा, फर्म का MLRO। अकॉर्डिंग टू यूके मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन, एक अकाउंटेंसी बिजनेस या ऑडिट फर्म को अपनी फर्म में क्या अपॉइंट करना है, एक पर्सन एज ए MLRO। अकॉर्डिंग टू यूके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन, अगर आपको ड्यूरिंग ऑडिट कोई क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नजर आता है या सस्पिशन इवन शक भी है कि मनी लॉन्ड्रिंग में है, तो आपने रिपोर्ट करना है ये यूके में किसको, सोका को। सोका स्टैंड्स फॉर सीरियस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एजेंसी। सीरियस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एजेंसी, जिसको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ यूके का नाम भी दिया जाता है, या नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ यूके का नाम भी दिया जाता है। ये सोका कौन है, यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी या यूके का फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। पाकिस्तान की नेशनल क्राइम एजेंसी कौन है, FIA या NAB। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट कौन है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। हाँ, यूके में उस बॉडी का नाम क्या है, सोका। सो अकॉर्डिंग टू यूके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन, एक अकाउंटेंसी बिजनेस या ऑडिट फर्म को क्या करना है, अपनी फर्म के अंदर एक पर्सन एज ए MLRO अपॉइंट करना है, और अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग डिटेक्ट होती है या इवन सस्पिशन है तो रिपोर्ट करना है किसको, सोका को। इसके अलावा एक अकाउंटेंसी बिजनेस या ऑडिट फर्म को क्या करना है, अपने ऑडिट का जितना भी आपका स्टाफ है उनको आपने क्या करना है, ट्रेनिंग भी देनी है, ट्रेन भी करना है, उनको आपने अवेयरनेस देनी है। मीन क्या करनी है, स्टाफ ट्रेनिंग करनी है, अवेयरनेस देनी है, बताना है भाई क्या क्या चीज़ें मनी लॉन्ड्रिंग में आती हैं, ताकि ड्यूरिंग ऑडिट अगर उनको नज़र आए तो वो डिटेक्ट करके रिपोर्ट कर सकें। इसके अलावा क्या करना है, आपको कुछ इंटरनल प्रोसीजर्स भी इंप्लीमेंट करने हैं। इंटरनल प्रोसीजर्स इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या, अपने स्टाफ के ऊपर कुछ मॉनिटरिंग अरेंजमेंट लगानी है, ताकि आपका स्टाफ किसी क्लाइंट के साथ मनी लॉन्ड्रिंग में अगर इन्वॉल्व हो जाए तो आप उसे भी पकड़ सको। अगर आपने इंटरनल प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट नहीं किए तो इससे फिर शायद आपके स्टाफ के थ्रू प्रॉपर मनी लॉन्ड्रिंग डिटेक्ट नहीं होगी।
इसके अलावा क्या करना है, एक अकाउंटेंसी बिजनेस या ऑडिट फर्म को अवॉइड करना है टिपिंग ऑफ को, अवॉइड करना है क्या, टिपिंग ऑफ। ये टिपिंग ऑफ क्या है, टू प्रोवाइड रॉन्ग इंफॉर्मेशन। टिपिंग ऑफ क्या है, टू प्रोवाइड रॉन्ग इंफॉर्मेशन। या टिपिंग ऑफ क्या है, टू होल्ड ट्रू इंफॉर्मेशन। मीन हमें पता चला ड्यूरिंग ऑडिट हमारा क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, हमें सोका को रिपोर्ट करना चाहिए था, हमने नहीं किया, ट्रू इन्फॉर्मेशन को होल्ड किया, तो ये क्या है, टिपिंग ऑफ क्रिमिनल एक्ट। हमें ड्यूरिंग ऑडिट पता चला हमारे क्लाइंट के 4 डायरेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं, सोका को रिपोर्ट करना चाहिए था, हमने 2 की रिपोर्ट की, 2 की रिपोर्ट जानबूझ के नहीं की। क्या किया हमने, रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। ये भी क्या है, टिपिंग ऑफ क्रिमिनल एक्ट। जब कहते हैं टिपिंग ऑफ क्या है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन रॉन्ग चैनल। हमें पता चला ड्यूरिंग ऑडिट के हमारा क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, क्लियर एविडेंस मिल गए, हमें किसे रिपोर्ट करना चाहिए था, हमने जाके क्लाइंट से डिस्कस करना शुरू कर दिया, ओ हमें पता चल गया तो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। ये क्या किया हमने, रॉन्ग चैनल पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। मीन उसे बता दिया कि हमारे नॉलेज में है तो उसे छुपा ले या हमें भी साथ मिला ले। ये भी क्या है, टिपिंग ऑफ अवॉइड करनी है। सो अकॉर्डिंग टू यूके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन, एक फर्म को, अकाउंटेंसी बिजनेस को अपनी फर्म में एक पर्सन एज MLRO अपॉइंट करना है, रिपोर्ट करना है सस्पिशन इवन मनी लॉन्ड्रिंग टू सोका, स्टाफ ट्रेनिंग करनी है, अवेयरनेस देनी है उन्हें, इंटरनल प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट करने हैं, अवॉइड करना है टिपिंग ऑफ। टिपिंग ऑफ मीन टू होल्ड ट्रू इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड रॉन्ग इंफॉर्मेशन या प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन रॉन्ग चैनल। और क्या करना है, एक फर्म को क्लाइंट आइडेंटिटी भी लेनी है। मीन किसी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले उस क्लाइंट की स्क्रीनिंग करनी है, देखना है कि वाकई ये कोई रजिस्टर्ड लीगल कंपनी है, इसके रिप्रेजेंटेटिव वाकई ही कोई लीगल पर्सन है, उनमें कोई वांटेड इलीगल पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, कंपनी वाकई ही कोई लीगल ट्रांजैक्शन में डील करती है। कौन कहता है, यूके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन कहता है कि ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आपने ये चेक करना है। इसके अलावा क्या करना है, एक अकाउंटेंसी बिजनेस या ऑडिट फर्म को फॉर PEPs, PEP स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन, पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन मीन अगर आपका कोई क्लाइंट पॉलिटिशियन है, आपका कोई क्लाइंट पॉलिटिशियन है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा नो योर क्लाइंट या क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म करने हैं। KYC स्टैंड्स फॉर नो योर क्लाइंट या CDD स्टैंड्स फॉर क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस। मीन अगर आपका कोई क्लाइंट पॉलिटिशियन है तो वहाँ पे ऑलवेज मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस हाई होते हैं। क्यों, ये समटाइम बैंड प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, या इधर चोरी का पैसा जो है वो बाहर लेके जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा नो योर क्लाइंट, क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस मीन क्लाइंट की ऑनेस्टी से रिलेटेड, उसकी ट्रांजैक्शन के नॉलेज से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं कि इसकी इनकम का सोर्स क्या है, कहाँ पे ये पैसे ट्रांसफ़र करता है, कहीं किसी मनी लॉन्ड्रिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है। और ये 6-7 प्रोसीजर में रटा लगाने के अकॉर्डिंग टू यूके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन एक फर्म को करना क्या, फर्म में एक पर्सन एज MLRO अपॉइंट करना है, रिपोर्ट करना है मनी लॉन्ड्रिंग टू सोका, स्टाफ की ट्रेनिंग करनी है, अवेयरनेस देनी है उन्हें रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग, इंटरनल प्रोसीजर्स ओवर स्टाफ इंप्लीमेंट करने हैं, टिपिंग ऑफ को अवॉइड करना है, क्लाइंट की आइडेंटिटी लेनी है, और फॉर PEPs कुछ एक्स्ट्रा नो योर क्लाइंट, क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। सो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, एक प्रोसेस है
मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है किस चीज का, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का, या क्रिमिनल मनी जो आपने इलीगल सोर्सेज से कमाई उसको लीगल वाइट मनी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, मनी लॉन्ड्रिंग। और चूंकि ये एक प्रोसेस है तो इस प्रोसेस में कोई 3 स्टेजेस इन्वॉल्व है। मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है तो इस प्रोसेस में 3 स्टेजेस इन्वॉल्व है। क्या 3 स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, प्लेसिंग, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। मीन कैसे ब्लैक मनी वाइट मनी में कन्वर्ट होती है, 3 स्टेजेस के थ्रू, प्लेसिंग, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। प्लेसिंग का मतलब क्या है, पुट करना इलीगल डर्टी मनी को किसी लीगल बिजनेस के अंदर, मीन इन्वेस्ट करना इलीगल डर्टी मनी को किसी लीगल बिजनेस के अंदर, ये क्या है, प्लेसिंग। लेयरिंग क्या है कि उस पे ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना, इतनी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना कि उसका ट्रू ओरिजिन हाइड किया जा सके, स्पेशली थ्रू फॉरेन ट्रांजैक्शन। फॉरेन ट्रांजैक्शन के थ्रू ट्रू ओरिजिन बहुत आसानी से हाइड किया जा सकता है। क्यों? एक कंट्री से जब दूसरे कंट्री में पैसा जाता है तो जो रेसिपिएंट कंट्री है, पैसा रिसीव करने वाला, वो बड़ा खुशी खुशी उसे रिसीव करता है कि मेरे मुल्क में पैसा आया है। कहाँ से आया है, क्यों आया है, कभी भी जानने की कोशिश नहीं करता। तो आपने क्या किया, पाकिस्तान में करप्शन का पैसा यूके में भेजा, यूके में क्या किया आपने, सपोज वहाँ पे कोई फ्लैट लिया, उसके बाद आपने वो फ्लैट वहाँ पे बेचा, पैसा यूके से पाकिस्तान में ले आए, क्या हुआ, ट्रू रीजन हाइड। सो प्लेसिंग, डर्टी मनी को लीगल बिजनेस में पुट करना, लेयरिंग, ट्रांजैक्शन पे ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना टू हाइड इट्स ट्रू रीजन स्पेशली थ्रू फॉरेन ट्रांजैक्शन, और इंटीग्रेशन क्या है, टू विड्रॉ दैट मनी फ्रॉम द बिजनेस एंड यूज लाइक अ लीगल मनी। क्यों, उसका ट्रू रीजन हाइड हो गया तो अब उसे विड्रॉ करके लाइक लीगल मनी यूज करना, मीन वो वाइट हो गई है, ये क्या हुआ, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। क्या ख्याल है, चैप्टर 2 भी खत्म हो गया। आए क्वेश्चन करते हैं किट से। आपकी बीपीपी किट का क्वेश्चन नंबर 1, बीपीपी किट क्वेश्चन नंबर 1। यार मुझे बता सही है, मेरी तस्वीरें बनाई जा रहा है, मैं कुछ स्माइल तो देता ना, बाल सीधे करता, मैं तो ऐसे ही बना ली तुमने। मिलता है कि क्वेश्चन नंबर 1 लार्क फ्रॉम जून 12 पेपर, लार्क फ्रॉम जून 12 पेपर। Part A of the question. Part A of the question. Question number 1. So required, कोई 2 रिक्वायरमेंट हैं पार्ट ए की, रिक्वायरमेंट 1 फॉर 6 मार्क्स एंड रिक्वायरमेंट 2 फॉर 3 मार्क्स। रिक्वायरमेंट 1 कहती है जी, डिस्कस द इम्प्लीकेशन में इश्यूज of the circumstances described in the audit senior note। audit senior के नोट में कुछ circumstances बताए गए हैं तो आपने वहाँ से issues डिस्कस करने हैं। और पार्ट 2 कहता है and explain the nature of any reporting that should take place by the audit senior, और बताना है कि उसने क्या क्या रिपोर्टिंग करना चाहिए थी। खैर रिपोर्टिंग बाद की बात है, पहले issues डिस्कस कर ले। So you are a manager in Lark and Company responsible for the audit of Heron Company, an owner managed business which operates a chain of bars and restaurants. This is your firm's first year auditing the client and the audit for the year ended 31st March 2022 is underway. The audit senior sends a note for your attention.
तो हमें उसी में से ही इश्यूज डिस्कस करने हैं। सो क्या कहता है जी, सीनियर व्हेन आई वाज ऑडिटिंग रेवेन्यू आई नोटिस समथिंग स्ट्रेंज। अच्छा जी, क्या स्ट्रेंज है? Heron Company's revenue, which is almost entirely cash based, is recognized at $5.5 million in the draft financial statements. कि रेवेन्यू 5.5 मिलियन से लिखा गया, तो ये स्ट्रेंज नहीं है ना? क्या कह रहा है? अब आपने पहली दफ़ा देखा है तो एक अलग बात है, अदरवाइज इतने रेवेन्यू तो होते हैं कंपनीज के, तो अभी तक कोई मसला नहीं है। However, the accounting system shows that till receipt for cash paid by customers amount to only $3.5 million. हाँ, ये स्ट्रेंज है कि कस्टमर से कैश जो सेल हुई है वो 3.5 मिलियन है, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5.5 लिखा हुआ। दिस मीन 2 मिलियन से रेवेन्यू ओवर स्टेटेड है। देखते हैं। दिस सीम्ड ऑड, ऑब्वियसली ऑड है। सो आई क्वेश्चन एवा गुल, कौन? द फाइनेंशियल कंट्रोलर अबाउट दिस। ऑब्वियसली अकाउंटिंग फाइनेंस के डिपार्टमेंट से के लोगों से आपने पूछना है भैया कि क्या आया 3.5 है, आपने 5.5 कैसे लिख दिया? एरर आई, क्या मसला? So I questioned Ava Gul, the financial controller, about this. She said that Jack Heron, the company's owner, deal with the cash receipt and post generals dealing with cash and revenue. उसने कहा जी ऑनर मैनेज बिजनेस है तो ऑनर ही कैश को और रेवेन्यू को डील करता है। एवा आस्क्ड जैक द रीजन फॉर दीज जर्नल्स। उसने कहा मैंने उससे पूछा, बट ही रेफ्यूज टू गिव एन एक्सप्लेनेशन। और उसने गंदी नज़रों से देखा और कोई आंसर नहीं दिया कि मैं ऑनर सेठ जो मर्जी करूं। दिस मीन रेवेन्यू ओवर स्टेटेड है 2 मिलियन से, यहां तक तो यही इंडिकेशन मिल रही है। While auditing cash, कौन कह रहा है? Senior. So while auditing cash, I noticed a payment of $2 million made by electronic transfer from the company's bank account to an overseas financial institution. Oh yes, exactly 2 मिलियन से क्या हुआ? कोई ओवरसीज कैश ट्रांसफर किया गया। The bank statement showed that the transfer was authorized by Jack Heron, but no other documentation regarding the transfer was available. किस चीज़ की पेमेंट हुई है, सप्लायर को हुई है, किस चीज़ को हुई है, कोई एविडेंस नहीं है। बस 2 मिलियन बिजनेस में आया और फॉरेन ट्रांसफ़र कर दिया गया। दिस मीन यहाँ से इंडिकेशन मिल रही है कि वो जो 2 मिलियन कंपनी में आया वो क्या था? प्लेसमेंट ऑफ सम डर्टी इलीगल मनी इनटू दिस लीगल बिजनेस। और एक ऐसा बिज़नेस जो एंटायरली कैश बेस्ड हो, जहाँ पे कंट्रोल्स भी इतने अच्छे ना हो, ऑनर मैनेज्ड हो, तो वहाँ पे इजी होता है ये डर्टी मनी को बिज़नेस में पुट करना। तो प्लेसमेंट की हेडिंग दे के 2 नंबर के लिए लिख देंगे, फिर हेडिंग देंगे लेयरिंग की कि वो जो 2 मिलियन फॉरेन बैंक ट्रांसफ़र किया गया है विदाउट एनी एविडेंस कि किस चीज़ के लिए ट्रांसफ़र किया गया है, तो इंडिकेशन दे रहा है किस चीज़ की? लेयरिंग स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। क्या कह रहा है? सो पता चल गया मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। सो क्या कहता है जी, सीनियर अलार्म्ड बाय द साइज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन एंड द लैक ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट इट, आई क्वेश्चन जैक हेरन। जैक हेरन कौन है? ऑनर जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। आस्किंग हिम अबाउट द सोर्स ऑफ कैश रिसीट। हाँ भी बच्चू बता ना, कैश कहाँ से आया? एंड द रीजन फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, और बाहर किसको ट्रांसफर किया ये भी बता ज़रा मुझे। कौन कह रहा है? सीनियर। सीनियर किसको? सेठ को। ही वुड नॉट गिव एनी आंसर एंड बिकेम क्वाइट अग्रेसिव। उसने आगे से गंदी गालियाँ देना शुरू कर दी कि बीइंग अ सीनियर तेरी जुर्रत क्या है तो मुझसे ये बात पूछ, मैं सेठ जो मर्जी कर। लेकिन ये सीनियर ने जो हरकत की उससे डिस्कस किया, ये क्या ये ठीक किया? ये क्या किया उसने? रॉन्ग चैनल पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। मैंने उसको अवेयरनेस दे दी कि हमारे नॉलेज में आ गया, या एक चांस अवेल करने की कोशिश की कि मुझे भी साथ मिला ले, जो कि उसे अवॉइड करना चाहिए था। तो पार्ट 1 6 नंबर के क्लियर होता है। प्लेसिंग की हेडिंग दे के वो बता दें, लेयरिंग की हेडिंग दे के वो बता दें, और टिपिंग ऑफ की हेडिंग दे के वो बता दें।
आप पार्ट 2 में बता दो, उसे रिपोर्टिंग क्या करनी चाहिए थी, किसे करनी चाहिए थी? सीनियर को किसे रिपोर्टिंग करना चाहिए थी? अपनी ऑडिट टीम के सीनियर लाइक एंगेजमेंट पार्टनर को कम्युनिकेट करना चाहिए था, एंगेजमेंट पार्टनर के थ्रू रिपोर्ट करना चाहिए था अपनी फर्म के MLRO को, एंड देन थ्रू MLRO कम्युनिकेट होना चाहिए था किसको? सोका को। 3 नंबर है ना, सिर्फ एक सोका कह देंगे, 3 नंबर कैसे मिलेंगे? तो पहले अपने सीनियर के साथ कंसल्ट करना चाहिए था लाइक पार्टनर के साथ, उसके थ्रू कम्युनिकेट करना चाहिए था MLRO को। डायरेक्ट कभी भी टीम मेंबर सोका के पास नहीं जाएगा, हम MLRO के पास जाएंगे, MLRO आगे देखेगा ये सोका को रिपोर्ट करने वाली बात है या नहीं है। ठीक हो गया? प्रैक्टिस हो जाएगा ये क्वेश्चन। होपफुली कल मिलेंगे एथिकल इश्यूज के साथ। एथिकल इश्यूज